Welcome to the 10th lecture of the course Introduction to Computer and Programming. In this lecture, I will tell you about for loop, do while loop, break statement and continue statement. In the previous lecture, we have seen some example programs using nested if-else statement, nested conditional operators. Then I gave you the introduction of loop, and in the loop section we have seen what is a for while loop और while loop के कुछ example programs हमने देखे थे अपने previous lecture में. In today's lecture I will tell you about for loop, break statement, continue statement and do while loop. For loop और do while loop ही लूप ही की किस्म है. दे आर रेपिटेशन स्ट्रक्चर, बट इनका सेंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल लूप से. फॉर लूप, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर लूपिंग इंस्ट्रक्शन. द फॉर लूप अलाउज अस टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स इन अ सिंगल लाइन: इनिशियलाइजेशन, सेटिंग अ लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू, जो कि हमने शुरू में देखा था वाइल लूप के केस में भी कि हम एक लूप का काउंटर होता है जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं विद सम इनिशियल वैल्यू, विद एनी वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपने काउंट करना है कि लूप को 10 दफ़ा आइट्रेट करना है. देन यू इनिशियलाइज द लूप काउंटर विद 0 एंड द कंडीशन might be I less than or equal to 10 and you increment the loop counter then, right? So ये जो तीनों इसमें चीज़ें हैं, they come in the single line for loop के केस में. The first thing is the initialization, setting a loop counter to an initial value. Second thing is the condition, loop condition, testing loop counter to check whether it reaches the desired number of repetition or not, कि वो जितना हम रिपीट करना चाह रहे हैं उतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन इनिशियलाइजेशन आपने लूप काउंटर को इनिशियलाइज किया 0 के साथ. लेट्स से लूप काउंटर इज़ आई, वेयर आई इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, सो आई इज़ इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया. एंड कंडीशन इज़, लेट्स से हमने लूप को 10 टाइम्स रिपीट करना है. देन द कंडीशन इज़ आई लेस देन और इक्वल टू 10. सो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. लूप एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि लूप में जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई की होंगी उस लूप ब्लॉक में, दैट इज आल्सो कॉल्ड लूप बॉडी, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस उतने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी. द थर्ड थिंग इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट. So increase or decrease the value of the loop counter each time when the statement within the loop are executed. That is I is equal to I plus 1. So जब जितनी भी instructions हैं उसके end पर आप ये काम कर रहे होंगे, you are incrementing I is equal to I plus 1 while loop के केस में. For loop में ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आप specify करेंगे. That's why for loop is popular among all the loop in C. इसमें मैंने ये भी बताया कि डिक्रीमेंट भी हो सकता है लूप काउंटर. दैट इज आल्सो पॉसिबल. फॉर एग्जांपल यू कैन इनिशियलाइज द लूप काउंटर विथ 10, आई इज इक्वल टू 10 एंड यू आर सेइंग दैट अंटिल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डू दिस एंड देन यू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज आई इज इक्वल टू आई माइनस 1. सो इट्स अप टू यू कि आप लूप को कितनी दफ़ा आइट्रेट कर रहे हैं और किस मैकेनिज्म से आइट्रेट कर रहे हैं. वेदर यू आर इनिशियलाइजिंग अ लूप काउंटर विद 0 एंड गोज टू 10, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप 10 से इनिशियलाइज करें लूप काउंटर को और आप 0 तक आएँ, 1 तक आ जाएं. ठीक है. सो दोनों तरीक़ों से लूप 10 टाइम्स ही आइट्रेट होगा, बट लूप काउंटर की वैल्यू डिफरेंट है. एक केस में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं लूप काउंटर को, दूसरे केस में आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं. लेट्स see the general form of the for loop. So this is the syntax of the for loop actually. So you have to write a word for. So for is a keyword. जब भी for आपके पास आएगा that means this is for the for loop, कि आप for loop लिखना शुरू हो रहे हैं. So you can see the three parts here.
So you can see the three parts here. This is the first part, then we have a semicolon, then second part, then semicolon, third part and the bracket close over here. ठीक है, so ये यहाँ पर वो तीनों चीज़ें आएंगी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में शो की थी कि इनिशियलाइजेशन, loop condition and increment decrement part. And this is the starting bracket of the loop, this is the closing bracket of the loop. So ये जो starting bracket है और closing bracket है ये specify करती है कि loop में कितनी instructions आ रही हैं. ठीक है, so ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने if statement को देखा, जिस तरह से हमने while loop को देखा कि if there is one instruction जो कि loop में आ रही है तो there is no need to write these braces, but if more than one statement comes inside the loop block or loop body, then you have to specify these braces, opening and closing. Now let's see the statements. These are the statement do this and this and this. So assume that these are three statements, C statements. This is the first part, that is initialization, then condition and then increment or decrement part. Now let's see the sequence of execution of for loop कि कौन सी चीज़ पहले execute होगी. So क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? We have initialization of loop counter, we have condition, we have increment decrement part and we have set of statement that are executed. ठीक है, so इनमें से कौन सी चीज़ पहले execute होगी, कौन सी बाद में execute होगी. So the sequence is first the initialization is done और initialization का part सिर्फ loop में एक दफ़ा execute होगा, बार बार execute नहीं होगा. So अगर आपने loop counter को initialize कर दिया I is equal to 0, that will be executed one time when you enter in the loop, right? Second iteration में या second repetition में ये initialization का part execute नहीं होगा, बिकॉज अगर आपने सेकेंड इटरेशन में फिर इनिशियलाइजेशन का पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया तो वो आई को दोबारा जीरो से इनिशियलाइज कर देगा. सो लूप तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया और आप उसमें आई में काउंट करें कि लूप कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है. एक दफ़ा लूप रिपीट हो चुका है, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है. देन अगर दोबारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इस चीज़ को डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाएगा कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा. सो लॉजिकली इनिशियलाइजेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम, then it check the condition. So initialize करने के बाद it will check the condition. यहाँ पर एक और चीज़ भी देखते जाएं कि condition पहले चेक हो रही है before the execution of the loop statement. loop block में जो statements आ रही हैं उसकी execution से पहले आप condition चेक कर रहे हैं. You remember in the while loop you do the same thing. You first check the condition. If the condition is true, then you execute all those statements that comes inside the loop body. This kind of structure is called pre-test repetition structure. We have seen such kind of structure in flowchart in our lecture number 3. You can go and see lecture number 3 and revise these repetition structure, pre-test repetition structure. So for loop and while loop is the example of pre-test repetition structure. So condition check कर ली, condition check करने के बाद we execute. It will execute all the statements that are inside the loop block. Loop block के अंदर जितनी भी statements हैं वो execute होंगी. Then उसके बाद increment decrement part execute होगा. या वो काउंटर को increment करेगा या वो decrement करेगा. Increment decrement करने के बाद it will check the condition again. If the condition is still valid, still true, it will execute the statements. But if the condition is not valid, that means condition is false, then it will come outside the block of for loop. For loop के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और for loop के ब्लॉक के बाहर जो first statement होगी उसको execute करेगा. So 6th में उसने दोबारा statements को execute किया, then increment decrement part and then condition. And if the condition is still valid, it will execute the statements, and after execution of statements it will check, it will execute increment decrement part, and after the execution of increment decrement part it will check the condition again. और ये loop चलता रहेगा कब तक?
कब तक ये इन तमाम 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा ये लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. Whenever the condition is false, the control will comes outside the loop. It will come over here when the condition become false, and it will execute the statement that might be written over here, right? So ये इसका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफ़ा होगी, बार बार रिपीटिशन में बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होगी. So ये पार्ट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद इट विल चेक द कंडीशन चेक करने के बाद इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द फॉर ब्लॉक, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट. It is important to note that initialization, testing and incrementation part of the for loop can be replaced by any valid expression, right? Like for example, I is equal to 10, then you can see in the second part where there must be a condition, where जहाँ पे मैंने आपको भी बताया था कि कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पर एक जस्ट लिखा हुआ I. That means here we have a value of I, then this is the increment or decrement part, but here we are performing I minus minus. This is the post decrement statement, ठीक है. But still this statement appears standalone. ये किसी statement के साथ मिलके नहीं आ रही है, standalone आ रही है, so इसका effect उस तरह से नहीं होगा. You can use minus minus I here or I minus minus here. Either you can use pre-decrement or post-decrement. But what about the condition over here? So this is fine. You are initializing the loop counter by 10, then you are decrementing. What is this? This is I. So यहाँ पर हमारे पास एक condition होगी, ठीक है. अब condition की जो output है, for example x greater than 10. So इसकी जो output आपके पास आएगी, either that could be 0, that means false, or it could be true, that means 1. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू means true, 0 means false. So I की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, I 0 से 10 से इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद so I की वैल्यू क्या यहाँ पर आ गई 10, that is non-zero value, so that means condition is true, so it will execute this printf statement. So इस printf statement को execute जब करेगा तो आपके पास डिस्प्ले में क्या लिखाएगा 10. Now in this for loop there is only one statement that will be executed, repeated, ठीक है. So there is no need to specify brackets over here and here, ठीक है. ओपनिंग ब्रैकेट ओवर हेयर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ओवर हेयर, इसकी ज़रूरत नहीं है. अगर कर देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं करते तब भी ठीक है. बट इफ़ वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे एक ज़्यादा स्टेटमेंट हो जिसने एग्जीक्यूट होना हो, रिपीट होना हो लूप के साथ, देन वी हैव टू स्पेसिफाई द ब्रैकेट्स. हमें उसको ब्लॉक फॉर्म में स्पेसिफाई करना होगा. ब्लॉक फॉर्म में स्पेसिफाई करने की वजह ये होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ देयर इज़ नो ब्रैकेट, तो कंपाइलर जो लूप के इमीडिएट बाद स्टेटमेंट आ रही है उसको जस्ट लूप का ब्लॉक समझेगा. If there is no braces, if you won't specify any spaces, any brackets after the for loop, the compiler by default assume कि for loop के जो immediate बाद स्टेटमेंट आ रही है that is the block of for loop. लेकिन अगर आप ब्रैकेट स्पेसिफाई करते हैं फॉर लूप के बाद करली ब्रैकेट्स, देन यू आर टेलिंग कि आपका जो फॉर लूप का ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है. सो इस स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो तमाम की तमाम रिपीट होंगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती लूप की, ठीक है. सो फॉर लूप के फ़ौरन बाद जो स्टेटमेंट आ रही है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द फॉर लूप इफ़ देयर इज़ नो करली ब्रैकेट्स. So can you tell me one thing, क्या ये लूप फाइनाइट लूप है या इनफाइनाइट लूप है? इनफाइनाइट लूप वो है जो कि जिसकी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, और फाइनाइट लूप वो है जिसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. दैट मीन्स कि वो कुछ नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा. इनफाइनाइट लूप विल एग्जीक्यूट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. सो कैन यू टेल मी कि ये फाइनाइट लूप है और दिस इज अ इनफाइनाइट लूप? क्या इसकी कंडीशन फॉल्स हो रही है? Yes, you can say that there is no condition over here, but you can see that
यहाँ पर जब i लिखा हुआ है तो यहाँ पर i की वैल्यू आएगी. सो i की वैल्यू पहले 10 होगी, देन 9. यू कैन सी द डिक्रीमेंट पार्ट, द वैल्यू ऑफ i विल बिकम 9. Then it check the condition. Condition में क्या लिखाएगा? 9. So 9 is non-zero value. That means true. This part is true. It execute the printf statement. Display 9. Then decrement again. So 8. So ऐसा ऐसा ये decrement हो रहा है और ऐसा ऐसा एक टाइम आएगा कि i की वैल्यू 0 हो जाएगी. So 1 यहाँ पर जब प्रिंट हो जाएगा 1, उसके बाद जब i माइनस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, the value of i will become 0 then, बिकॉज जब वैल्यू ऑफ i 1 है और जब आप i माइनस माइनस करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 के बाद जब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 0. दैट मीन्स फॉल्स. सो इट विल कम आउटसाइड द लूप देन. ठीक है. सो ये हमारे पास एक डिजिट्स डिस्प्ले कर देगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दैट्स इट, नॉट 0. राइट. Yeah, this is another kind of structure. So इसमें condition क्या है? Condition is assignment. You are assigning value of value 5 to a variable j. So ये condition यहाँ पर भी आप assignment कर रहे हैं. ठीक है. So you can write any valid C expression in one of these part or all of these part. ठीक है. But usually ऐसा होता नहीं है. आप जब भी लिखते हैं तो the first part will be for the initialization, second part is for the condition, and the third part is for the increment or decrement. But you can write any valid C expression over here. You can even write printf over here. You can even write scanf over here. ठीक है. जस्ट आपको बताने के लिए था, बट जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे देन देयर इज नो नीड टू राइट सच थिंग इन द फॉर लूप. सो जस्ट राइट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट. ways, now let's see different ways for writing for loop. This is one of the way, very common way, जिसमें आपके पास एक आप इनिशियलाइज कर रहे हैं लूप काउंटर को. यू हैव अ कंडीशन एंड यू हैव अ इंक्रीमेंट पार्ट. You can write I plus plus or plus plus I, or you can write I is equal to I plus 1, and you can even write I plus equals to 1. Remember this operator, this compound operator, we go through this operator in our last lecture number 9. And this is another form. You can see here the initialization is not in the for loop line, it's in the body of the loop at the end of the set of statements that comes inside the loop. So यहाँ से आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे रख दिया. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप किसी भी पार्ट को इन तीनों पार्ट में से 1, 2 एंड 3 थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट में से किसी पार्ट को एम्प्टी रख दें या तीनों पार्ट्स को एम्प्टी रख दें. इट्स अप टू यू. जब तीनों पार्ट्स एम्प्टी होंगे तो इट बिकम इनफाइनाइट लूप. ठीक है, वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा. लाइक इनफाइनाइट लूप इज़ वाइल, और वाइल के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं, जो पैरेंथेसिस हैं, उसके अंदर जो आपने कंडीशन दी है, देयर इज नो कंडीशन, यू जस्ट राइट 1 while 1, so that is also an infinite loop. This because 1 means true, so loop की कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी. ये लूप चलता रहेगा हमेशा. ठीक है, रुकेगा नहीं. You have to stop that program forcefully. ठीक है, by pressing Control C button, or maybe you have to close that window. राइट. सो ये सेकंड फॉर्म में हमने देखा है कि हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट को हम मूव करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं. दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. दिस इज अ नॉर्मल सी स्टेटमेंट. राइट. नाउ यू सी देयर इज नो इनिशियलाइजेशन. सो इनिशियलाइजेशन पार्ट को आपने डिक्लेरेशन के साथ लिख दिया. व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यू इनिशियलाइज इट विद वैल्यू 1 एंड देन you won't make initialization over here. आपने initialize नहीं किया वैल्यू को, and then there's a condition and increment decrement statement. So initialization comes over here. So initialization comes over here and the increment decrement part comes over here. So this first part is empty and the third part is also empty, and the condition must be there. So condition को आप हटा नहीं सकते. अगर यहाँ से कंडीशन को भी हटा दिया आपने, दैट मीन्स दिस लूप बिकम इनफाइनाइट, एग्जीक्यूट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट प्रोग्राम, ई
you can see that the condition also contains increment part. Now can someone tell that this is a pre-increment or post-increment? If you remember from the previous lecture, pre-increment is plus plus I and post-increment is I plus plus. So this kind of statement is post-increment statement. So post-increment statement when combined with other statement, now it has some effect. अब इंक्रीमेंट कब होगा ये डिपेंड करता है वेदर इट इज़ अ पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट. सो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी. फर्स्ट इट विल चेक द कंडीशन and then after checking the condition it will increment the value of I, and here in the case of F it will first increment the value of I and then it will check the condition. Now let's see an example of nested for loop. So nesting का मतलब क्या है? So अगर conditional operator की nesting है इसका मतलब है कि एक conditional operator के अंदर we have another conditional operator. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि उस कंडीशनल ऑपरेटर के इनर कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर आपके पास एक और कंडीशनल ऑपरेटर आ रहा हो, एक और कंडीशनल ऑपरेटर आ रहा है. सो ये हायरार्की की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी हायरार्की बनाना चाहे बना सकते हैं. सेम इज़ द केस विद इफ एल्स स्टेटमेंट. So you can make a nesting of if else statement. What does that mean? This means that within the if block or within the else block you have another if statement or you have another if else statement. ठीक है. सो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ये है कि आपके पास एक आउटर फॉर लूप होगा एंड द अदर वन इज द इनर फॉर लूप. ठीक है. सो दिस इज द इनर फॉर लूप. सो आउटर फॉर लूप में जब r की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी, 1 is less than or equal to 3, condition is true, it will come inside the inner for loop. So inner for loop में वो कंडीशन को देखेगा, इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल को, c is equal to 1, then it check the condition 1 is less than or equal to 2, it will calculate the sum and print something on the screen, print this thing on the screen. प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा, वो आउटर लूप में नहीं जाएगा बिकॉज इट्स कम्स इनसाइड द इनर लूप, और इनर लूप में वंस एक दफ़ा आ गया, अब बाहर निकलने का उसका जो तरीका है वो कंडीशन है. इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट कम्स आउटसाइड द इनर लूप. इनर लूप के बाहर आ जाएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी. बाहर आने के बाद अब वो आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में जाएगा, बिकॉज जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है दैट इज द बॉडी ऑफ द that is the block of the outer for loop. inner for loop जो है that is the loop block of the outer loop. so जब ये loop 2 दफ़ा iterate हो जाएगा then the condition become false, control बाहर आएगा, then it will check the increment decrement part of the outer for loop. increment decrement part जब perform कर लेगा, r की वैल्यू को increment कर देगा यहाँ से, उसके बाद it will check the condition again. कंडीशन अगर ट्रू है, नाउ इट विल कम इनसाइड द फॉर लूप. अब जो इनर लूप है इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी. दोबारा से किस तरह, इट अगेन इनिशियलाइज सी विद 1 से इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद सम कैलकुलेट करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा, मैसेज डिस्प्ले करने के बाद इट विल अगेन कम्स टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट. सो 2 दफ़ा लूप दोबारा आइटरेट करेगा. सो आउटर लूप की एक रिपीटिशन पर इनर लूप अब कंप्लीटली आइटरेट होगा, कंप्लीटली उसकी जितनी रिपीटिशन उसने कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट करेगा. सो आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा, इनर लूप 2 दफ़ा चल रहा है. ठीक है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है. फिर आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा, इनर लूप फिर 2 दफ़ा रिपीट होगा. फिर आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा, उसके बाद फिर इनर लूप 2 दफ़ा रिपीट होगा. ठीक है जी, दिस इज द आउटर लूप फॉर लूप. लेट्स गो टू द प्रोग्राम. So this is the program. ठीक है, and let's compile and run that program. You can press just F9 from the keyboard. So F9 का मतलब है कि आप इसको पहले ये compilation process करेगा उसके बाद when it compiles successfully, when there is no syntax error in your program, then it will execute that program. ठीक है, so I press F9, it will execute it. So you can see. अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें, आउटर लूप का काउंटर कौन सा है.
R is the counter for outer loop and C is the counter for inner loop. So outer loop का काउंटर की वैल्यू R ही है, inner loop 2 दफ़ा आइट्रेट हुआ है, C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 2 है। उसके बाद inner loop ब्रेक हो गया, अब आउटर लूप 2 दफ़ा, आउटर लूप की R की वैल्यू 2 हो जाएगी, आउटर लूप की वैल्यू वही रहेगी, इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा, बिकॉज आप इनर लूप के अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में आप R की वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हो, C की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। सो इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा, उन दोनों रेपिटेशन में R की वैल्यू चेंज कहीं पर नहीं हो रही, ठीक है। सो लेट मी रन इन अ डिफरेंट वे। मैं ये करता ये हूँ कि मैं सिस्टम पॉज यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। नाउ यहाँ पर कंट्रोल कब आएगा, यहाँ पर कंट्रोल, इस पॉइंट पर कंट्रोल तब आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन, ठीक है। सो व्हेन द कंडीशन इन द इनर लूप बिकम फॉल्स, कंट्रोल विल कम ओवर हियर, ठीक है। सो अब हमारे पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिखा आएगा जब इनर लूप 2 दफ़ा आइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एनी प्रेस करेंगे कि कंट्रोल जहाँ पर आएगा, आउटर फॉर लूप की ब्रैकेट खत्म हो रही है, इट विल गोज टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट द आउटर लूप काउंटर, चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट द इनर लूप 2 टाइम्स अगेन, ठीक है। लेट्स कंपाइल एंड रन दैट प्रोग्राम जी। सो आउटर लूप 1 दफ़ा चला है अभी और इनर लूप 2 दफ़ा आइट्रेट हो चुका है। आउटर लूप की एक आइट्रेशन हुई है और इनर लूप 2 दफ़ा आइट्रेट हो चुका है। और क्योंकि ये प्रिंट एफ हमने इनर लूप में लिखा है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, सम इज 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। उसके बाद इनर लूप का काउंटर इंक्रीमेंट हुआ, C++, जब C++ हो गया, C की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 is less than or equal to 2, condition is true. Now 1 + 2, सम में 3 आ जाएगा। सो सेकेंड जो प्रिंट एफ हो रहा है उसमें R is equal to 1, C is equal to 2, सो सम में हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है जी। दिस इज द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ द इनर लूप, ठीक है। और सॉरी, दिस इज द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, और आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन में इनर लूप फिर 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप जिसमें इनर लूप फिर 2 दफ़ा चला है। सो इनर लूप के काउंटर की वैल्यू 1 2 1 2 1 2 ही है। सो आउटर लूप में 1 2 and 3। सो आउटर लूप की एक रिपीटिशन में इनर लूप 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ से कंडीशन चेंज कर सकते हैं, इस रिपीटिशन को ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल प्रोग्राम 1। Write a program to find the factorial value of any number entered through a keyboard. आपने किसी भी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। Now what is the factorial of a number? Let's say the number is 4. You will multiply 4 by 3, then by 2, then there is no need to multiply with 1. So 4 multiplied by 3 multiplied by 2. The answer is 12 into 2 is 24. So factorial of 4 is 24, ठीक है। So that means आप उस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं -1 करके, कब तक, जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। Let's see the flow chart. So you start with the start symbol, then you initialize a variable f, any variable f with 1, then you display a message, input a number. You read that number, then you check if the number is greater than 1. If it is, then उसका factorial exist करता है. If it is not, then you display the message display f. That means it is simply display 1. अगर यहाँ पर 1 input यूजर करता है तो उसका factorial 1 हो जाएगा. Let's say the value is greater than 1, then the condition is true. What it will do is it will multiply f, and f is 1 multiplied by, let's say 4, x is 4, so f multiplied by 4 is 4, 4 will be stored in f. Then it decrement the value of x. Value of x क्या हो जाएगी? 3. Comes again in the loop, then check the condition again. Now x is 3, 3 is greater than 1, condition is true,
कंडीशन ट्रू है। अब वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और दोबारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। प्रीवियस वैल्यू ऑफ f इज 4, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ x इज 3, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। इट विल स्टोर दैट रिजल्ट इन f। उसके बाद वो दोबारा x पे आ जाएगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा, इसमें आने के बाद उसको डिक्रीमेंट करेगा, x की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। देन इट कम्स ओवर हियर, नाउ द कंडीशन बिकम्स 2 ग्रेटर देन 1, राइट। Now this condition is true, 2 greater than 1 is true. दोबारा वो f calculate करेगा। Now the previous value of f is 12. It multiplied 12 by 2. The result is 24. That will be stored in f again. ठीक है। उसके बाद दोबारा x को डिक्रीमेंट किया, x की वैल्यू अब 2 से 1 हो जाएगी। Then it comes to the condition. कंडीशन में आने के बाद उसने कंडीशन देखी, 1 is greater than 1. Now 1 is greater than 1 means condition is false. कंडीशन जब false हो जाएगी उसके बाद वो यहाँ पर आएगा and display f. So it display the value of f, 24 will be displayed and then it stops. So factorial of 4, you write it like this, will be equal to 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and that is 24. ठीक है। Now let's write the program to calculate the factorial of a number entered by the user. So this is the DevC editor. So I have to declare some variables first. Let's say x and variable f. x वेरिएबल में मैं यूज़र से इनपुट लूँगा नंबर, और f वेरिएबल जो रखा हुआ है that will calculate factorial in each iteration of the loop. ठीक है, जिस तरह हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था। Let me write the printf statement first. Then scanf statement is used to take input from the user, and in the scanf first we tell the type of the input and then the memory that is associated with that variable where we want to store the value. So जिस वैल्यू को आप जिस वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं उस वेरिएबल के साथ जो मेमोरी एसोसिएटेड है उस मेमोरी का आप यहाँ पर एड्रेस देंगे एंड x। ठीक है। Now let's initialize f with 1, right? Okay. Now the loop while x is greater than 1, starting bracket and the closing bracket. So this is the loop block, and inside the loop we have statements f is equal to f multiplied by x. Okay. And then x is equal to x, or I can write x minus minus. Now you know that this is a decrement statement, this is a post decrement, whether I write post decrement over here or I write pre decrement, because ये standalone आ रही हैं, so it doesn't make any difference. But this is the program. Now write the printf statement to display the result of the factorial. Factorial is equal to %d, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ, जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है, %d दैट मीन्स इंटीजर, किस वेरिएबल की वैल्यू, f की वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट होगी, इस लूप के अंदर। सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी, बेसिकली ये दो स्टेटमेंट्स जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है। नाउ लेट्स compile this program. Okay, so I press the button compile and run, so it compiles the program, there is no error, then it runs the program. So the factorial of 4 is 24. Factorial of 4 is 24, yes, right. Now factorial of say 2 is 2, and factorial of 5 would be 120. 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2, that is 120, right. Okay, I hope you understand this program. Now let's go back to the slides.
Example program 2. Write a program that displays the table of x up to y. So table of x up to y. What is x? The value of x and the value of y is input by the user. So your program will take two inputs, x and y, the value of x and the value of variable y, and then it will write the table of x up to y. So for example, x is 4 and y is 5, then the table would be 4 into 1 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, and 4 up to 4 into 5 is equal to 20. So let's go and write the program. So we have to declare some variables. X and y are two variables, and we have to maybe store this multiplication product. For that we may have a variable, but we have another option that we can simply display the product x multiplied by y in the printf statement. I will show you. I'll write printf, enter value of x, scanf. So let me write in the one statement enter value of x and y, and in one scanf I can take two input as well, %d, both of type of both inputs are integer, and the memory address where I want to store the first input and the memory address where I want to store the second inputs. Don't forget this AND operator. ये AND ऑपरेटर आपने लाजमी लिखना है स्कैनफ में, इसको भूलना नहीं है. अगर भूल गए तो प्रोग्राम में एरर, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, रन टाइम पर एरर आएगा, जिसको तलाश करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दिस AND ऑपरेटर व्हेन यू राइट द वेरिएबल नेम इन द स्कैनफ. और जब प्रिंटफ में लिखना है आपने, तो तब आपने सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखना है, मेमोरी एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नाउ वी नीड अ वेरिएबल. ठीक है, हमने टेबल लिखना है. वी नीड अ लूप काउंटर फॉर I is equal to 1, that is initialization, and I is less than x को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, हमने स्टार्ट करना है 1 के साथ, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देन 2 के साथ, देन 3 के साथ. कब तक चलते जाएंगे? लास्ट स्टेटमेंट होगी x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो गोज अप टू y. सो I is less than or equals to y I plus plus, but we haven't declared that variable I. So first declare it. So this is the variable I, right? Now what we have to do is we have to multiply. Let's try a printf statement. X, let's write %d multiply by %d is equal to %d. अब पहला जो %d आ रहा है इसकी जगह वैल्यू आएगी x की, सेकंड %d की जगह वैल्यू आएगी y की, थर्ड %d की जगह इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा. जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी वैल्यू आएगी. सो प्रोडक्ट इज x multiply by y. So that value will be displayed. ठीक है, and let me put /n over here so that each statement will be displayed on the separate line. Right, now let's compile this program. There's no error. Let's run it. Now enter value of x and y. Let's say x is 4 and y is 5. The input is complete. I have to press enter key. It displays me the table 4 multiplied by 5. So there is something wrong with the program, with our source code. It should write 4 multiplied by 1 is equal to 4, then 4 multiplied by 2 is equal to 8, 4 multiplied by 3 is equal to 12, and so on. ठीक है, इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, लेकिन इसने 5 डिस्प्ले किया.
So let's see where the problem is. Okay, let me end this window. Okay, the problem is here. Every time we are multiplying 4 by 5, every time we are multiplying the value of x with the value of y, we shouldn't do this. We have to multiply the value of I with the value of x, and we have to write over here is I, because हमने I एक वेरिएबल ले लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया और हम I को लेके जाएंगे y तक, और हर स्टेप में हम I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को और रिजल्ट डिस्प्ले करते जाएंगे. ठीक है, सो x को पहले मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, I की वैल्यू 1 थी, देन x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 3 के साथ, एंड देन 4 एंड देन 5, और इस तरह I को आपने 1 से इनिशियलाइज किया. कब तक मूव करते जाना है? जब तक I की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है y के. जैसी I की वैल्यू y से बड़ी होगी, देन यू वोंट परफॉर्म दिस ऑपरेशन. I की वैल्यू जैसी बड़ी होगी y से, इट विल कम्स आउटसाइड द लूप और वो स्टेटमेंट पे आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम, ओके, एंड रन इट. नाउ एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y. सो x इज 4, y इज 5. अब इसने करेक्टली डिस्प्ले कर दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, सो यहाँ पर y नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर I आना चाहिए था, बिकॉज I हमने 1 से स्टार्ट किया और उसको अप टू y तक लेके जा रहे हैं. नाउ लेट्स सी द ब्रेक स्टेटमेंट. देयर आर सिचुएशंस वेयर वी वांट टू जंप आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग टू गेट बैक टू द कंडीशन टेस्ट. कि आप ये चाह रहे हैं कि बस कोई कंडीशन अगर फुलफिल हो गई है, लूप के अंदर कोई कंडीशन है, लूप की कंडीशन की बात नहीं हो रही, लूप के अंदर कोई कंडीशन आप चेक कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दो. तो अब क्या होगा? लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि इट वोंट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन इन दैट लूप. वो कंट्रोल को उस लूप से बाहर ले आएगा. सो उस लूप से बाहर, उस लूप के ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी, देन दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो द कीवर्ड ब्रेक अलाउ अस टू डू दिस. व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इनसाइड एनी लूप, कंट्रोल ऑटोमेटिकली passes to the first statement after the loop. सो जैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी लूप के अंदर और वो ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो जिस लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ रही है उस लूप की एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगी एंड द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द आउटसाइड ऑफ द लूप एट द स्टेटमेंट दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द लूप ब्लॉक. अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इफ. इफ का मतलब है कि वो इफ कंडीशन इफ ब्लॉक के साथ होगी. आप वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर नहीं लिखेंगे, बिकॉज वैसे ही अगर लिख दिया विदाउट राइटिंग इन एन इफ ब्लॉक तो वो पहली आइट्रेशन में ही, पहली रेपिटेशन में ही एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो यूजुअली होता ये है कि आपने लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लूप के अंदर एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई है. अब आपको पता नहीं है कि कंडीशन फर्स्ट रेपिटेशन में ट्रू हो सकती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या किसी एन नंबर ऑफ आइट्रेशन में. सो जिस भी नंबर ऑफ आइट्रेशन में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन ब्रेक एग्जीक्यूट होगा एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप विल बी टर्मिनेटेड. सो द कीवर्ड ब्रेक breaks the control only from the loop in which it is placed. For example, you have nested loop. आपने इनर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है, तो जस्ट इनर लूप की एग्जीक्यूशन ब्रेक होगी, आउटर लूप की एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं होगी. एंड इफ यू राइट द ब्रेक स्टेटमेंट इन द आउटर लूप, व्हेन दैट ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो आउटर लूप ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल आउटर लूप से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा. दैट मीन्स कि वो इनर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. फिर एग्जाम्पल, write a program to determine whether a number is prime or not. A prime number is one which is divisible only by one or itself. So for example, आप यूजर से कहते हैं कोई नंबर इनपुट करो, यूजर नंबर इनपुट करता है. नाउ जो प्रोग्राम चेक whether that number is prime or not, उसको चेक करने का तरीका क्या है? You start dividing that number from 2 up to n divided by 2.
फॉर एग्जाम्पल दैट नंबर इज n, जो यूजर ने इनपुट किया था. सो आप n डिवाइडेड बाई 2 तक चेक करते हैं. यू स्टार्ट विद 2 एंड गोज अप टू n डिवाइडेड बाई 2 एंड चेक ऑल द नंबर, एंड इफ यू फाइंड any one number that divides n, you simply display the message the number is not prime number and break the execution of the loop. Because अगर आपको एक नंबर भी मिल गया जिसने n को डिवाइड कर दिया, देन आगे फर्दर नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है कि क्या कोई और नंबर भी डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 6 इनपुट किया, आपने 2 से डिवाइड करना शुरू किया और आपको फर्स्ट आइटरेशन में पता चल गया कि 2 ने 6 को डिवाइड कर दिया है completely. That means कि remainder is 0. Remainder of this division is 0. 6 mod 2 is equal to 0. Condition is true. Then you won't check कि next number जो 3 है क्या वो भी 6 को divide कर रहा है. Because prime number की definition क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसको 1 divide कर सकता है या the number itself. If you find any other number that divides that number, this means that that number is not a prime number. Right? Let's go to the program. So this is the program. Now you can see the whole program. So यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया नंबर, आपने i को इनिशियलाइज कर दिया 2 के साथ, and it goes up to n minus 1. Not n minus 1, it should be n divided by 2. आपने num में इनपुट लिया. num is a variable integer टाइप का. Now अब आपने चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल num में वैल्यू है 50. आप चेक करेंगे 2 से लेकर 25 तक नंबर्स को. इफ़ यू फाइंड एनी सिंगल नंबर जिसने 50 को डिवाइड कर दिया, यू डिस्प्ले द मैसेज नॉट अ प्राइम नंबर एंड ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. ठीक है, आपको फर्दर आगे नंबर देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 49. यूजर ने इनपुट किया, यू स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 6 से भी डिवाइड नहीं हुआ. देन 7, आपको एक नंबर मिल गया 7 ने उसको डिवाइड कर दिया. जब 7 ने डिवाइड कर दिया तो आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, एंड देन आपको फर्दर आगे 8, 9, 10 या इसके बाद भी नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कोई और नंबर भी डिवाइड कर रहा है. नो, यू वोंट चेक इट. ठीक है, सो ये इसकी लॉजिक है, इसको अपने जहन में रखना है. Now loop अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा? It start with 2 and goes up to num divided by 2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल num में हमारे पास वैल्यू है 50. सो num divided by 2 सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जो 50 को डिवाइड कर सके? दैट इज num divided by 2. 25 is that number, right? देन इन द इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन में आप क्या चेक कर रहे हैं? अब मैंने बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट आपके पास इफ स्टेटमेंट के साथ आएगी. यू चेक सम कंडीशन विद इन द लूप रिपीटिशन, लूप की जो ब्लॉक है उसके अंदर, एंड इफ दैट कंडीशन इज ट्रू द ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स ब्रेक स्टेटमेंट वोंट बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो. किस स्टेटमेंट में, किस सिचुएशन में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? उस सिचुएशन में जब नंबर प्राइम नहीं होगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. सो यहाँ पर अब आपने चेक किया, फॉर एग्जाम्पल num is we can take num 9. so let's say num is 9, right? से यूजर ने 9 इनपुट किया. अब यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, कंडीशन इज 2 is less than or equal to num divided by 2. so num divided by 2, 9 divided by 2, the answer is integer divided by integer. The answer must be in integer, so that is 4. so 2 divided by 2 less than or equal to 4, condition is true. so आपके पास जो कंडीशन बनेगी, let me write in the comments, 2 less than or equal to 4. और 4 आपको किस तरह मिला? when you divide 9 by 2 you get 4, the quotient part. then आपके पास यहाँ पर if की कंडीशन है. if में क्या है? let me write over here, num is 9 mod 2 is equal to 0. अगर 9 को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं. अगर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे the remainder will be 1. so that means this condition is false. let me write over here false. now this part, this if block will not be executed
देन आपके पास आप i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ i. नाउ द वैल्यू ऑफ i इज 2. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस post increment statement, the value of I will become 3. So I can write I is equal to 3 now. Then it comes again and check the while loop condition. While loop condition को दोबारा देख लीजिएगा. Now this condition is 3. I is now 3 less than or equal to num divided by 2. Num is 9. When you divide it by 2, you get the quotient part, that is 4. So condition is still true. It comes to the if condition. So जब हम if में आएंगे, then 9 mod 3. So when you divide 9 by 3, then the remainder will be 0. That means this condition is true. This means that you find a number that divides num completely. Completely means that the remainder is 0. So when you find that number, this means this condition is true. You display the message. और message क्या है? Not a prime number. And after displaying the message, this break statement will be executed. अब जब ये break statement execute होगी, the control will be transferred to the outside the loop and to the first statement that lies outside the loop, and that is this statement, this if statement. So it will check the condition if I is equal to num. So I की वैल्यू क्या है? 3. num की वैल्यू क्या है? 9. If I is equal to 9, no, it is false. So it won't execute this statement, and आपके पास सिस्टम पॉज की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. दिस शुड बी num divided by 2 plus 1. Why it is? Because एक ये जो सिनेरियो हमने देखा, इसको ड्राई रन किया, दैट इज विद द नंबर जो कि प्राइम नहीं था. सो लेट मी ड्राई रन द सेम थिंग जिसमें नंबर जो है दैट इज अ प्राइम नंबर. तो उसमें हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी. लेट्स चेक इट आउट. सो लेट्स से जो नम की वैल्यू यूजर ने इनपुट की है दैट इज 5, and 5 is actually a prime number. Let's say 3. छोटा सा नंबर ले लेते हैं. Now the condition is 2 less than or equal to, now 3 divided by 2. Now 3 divided by 2 is when you divide 3 by 2, the quotient is 1, right? When you divide 3 by 2, the quotient part of this division is 1. So the condition is false. 2 less than or equal to 1, the condition is false. So यहाँ पर loop execute नहीं होगा, it will comes outside the loop, इस if statement में आ जाएगा. Now इस if statement में क्या condition है? 2 is equals to 3 divided by 2 plus 1. So 3 divided by 2 plus 1. सबसे पहले कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा? किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है इस एक्सप्रेशन में? कैन यू रिकॉल? यस, डिवीजन ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है. सो फर्स्ट इट विल सॉल्व दिस थिंग. व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग, द रिजल्ट इज दैट विल बी 1 plus 1, that is equal to 2. So this condition is true. So 2 is equal to, this is actually 2. So the condition is true and will display the message prime number, right? Let's say this is 5 and the condition is 2 less than or equal to 5 divided by 2 is 2. Condition is true. Okay? So 5 divided by 2, when you divide 5 by 2, the quotient is 2 and the remainder is 1, right? So it comes inside the loop. So the condition is true. Let me write true over here. The condition is, let's say, true. And in the if statement, the num is 5
mod 2, the remainder is 0 or not. This is the condition. This condition is false because when you divide 5 by 2 the remainder is 1. So this condition is false. false जब उसकी कंडीशन हो जाएगी तो ये if ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और i++ में कंट्रोल आ जाएगा. Now it increments the value of I. The value of I will become 3. Then I की वैल्यू 3 हो जाएगी. Now it checks the condition again. while loop की कंडीशन को देखेगा और वो कंडीशन क्या है, 3 लेस देन और इक्वल टू 2. अगेन 2 किस तरह हमारे पास आया, व्हेन वी डिवाइड num that is 5 by 2. So 5 divided by 2 gives you 2, right? Not 2.5 because दोनों इंटीजर्स हैं, num भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और जिसमें आप रिजल्ट्स जिस कंपेयर कर रहे हैं वो भी इंटीजर है. सो हमारे पास इसका रिजल्ट 2 आएगा. ठीक है. So 3 divided by 2, the condition is false. Condition false हो गया है. Now it comes outside the loop. लूप से बाहर आ जाएगा. So this is the loop block. Let me highlight it. So इस लूप से बाहर आएगा और ये that is the immediate statement after the loop block. Now this statement will be executed. और इसमें comparison क्या perform होगा, I. What is the value of I? Remember? This is the last time we changed the value of I here. So the value of I is 3. But compare I is equal to 3. Is it equal to 5 divided by 2 plus 1? So 5 divided by 2 is 2 plus 1 is 3. Yes, 3 is equal to 3. They are equal. That means the number is prime. Now what is the logic? नंबर प्राइम कब होगा, जब आप i से लेकर num divided by 2 तमाम नंबर्स को चेक कर लेंगे and you haven't find any number that divides num. ठीक है. अब जब i की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लूप जब यहाँ से ब्रेक होगा, लूप इस पॉइंट से कब ब्रेक होगा, when the value of i is num divided by 2 plus 1. Simply. So जब i की वैल्यू num divided by 2 plus 1 हो जाएगी तो लूप इस पॉइंट से ब्रेक होगा और लूप जब इस पॉइंट से ब्रेक होगा इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नंबर है. और अगर लूप इस पॉइंट से ब्रेक होगा तो i की वैल्यू num divided by 2 plus 1 नहीं होगी. एट मैक्सिमम num divided by 2 हो सकती है बट num divided by 2 plus 1 नहीं होगी. ठीक है. सो आप इसी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर आपने ये लिखा है. एक और चीज़ जहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं else पार्ट नहीं लिख सकता. आई कैन नॉट राइट else एंड देन प्रिंट f द नंबर इज प्राइम नंबर. नो, आई कैन नॉट राइट इट हेयर. मैंने अभी जस्ट एक नंबर को यहाँ पे चेक किया है और अगर उसने डिवाइड नहीं किया तो मैं उसकी बेस पे मैसेज प्रिंट नहीं कर सकता कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. आई हैव टू चेक द होल all the numbers from I from 2 to num divided by 2. मैंने तमाम नंबर्स को चेक करना है और उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट करना है either that number is a prime number or not. I hope you understand this program. Let's go back to the slides. Now let's see the break statement over here. अब यहाँ पर इनर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ रही है. इनर लूप में एक इफ स्टेटमेंट है, इफ j is equal to 150. तो जब भी j की वैल्यू 150 होगी लूप ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. लूप जब ब्रेक हो जाएगा तो इनर लूप ब्रेक होगा आपके पास. दिस इनर लूप विल बी ब्रेक बिकॉज दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट. सो इनर लूप ब्रेक हो जाएगा. इनर लूप ब्रेक होगा तो कंट्रोल आउटर लूप पे जाएगा. ठीक है. सो जिस लूप ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ रही है सिर्फ वही वाला लूप ब्लॉक ब्रेक होगा, जो आउटर लूप ब्लॉक है वो ब्रेक नहीं होगा. Now let's see the continuous statement. Continuous statement allows to take the control to the beginning of the loop by passing the statement inside the loop which have not yet been executed. So continuous statement क्या करती है कि वो कंट्रोल को लूप के शुरू में ले जाती है. So if the continuous statement is executed, तो continuous statement के बाद जितनी भी statements आ रही हैं उनमें से कोई statement execute नहीं होगी और वो कंट्रोल को लूप के शुरू में ले जाएगी. दैट मीन्स कि लूप दोबारा से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना. अब ब्रेक नहीं होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा. कंटिन्यू. अ कंटिन्यू इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इफ स्टेटमेंट. सो आप कोई कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन यू विल कंटिन्यू.
कंटिन्यू मीन्स कि आपने उस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना, आपने कंट्रोल को ऊपर ट्रांसफर कर देना है। लेट्स गो टू द प्रोग्राम। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास दो फॉर लूप है। फर्स्ट फॉर लूप 2 दफ़ा आइट्रेट होगा, सेकंड फॉर लूप भी 2 दफ़ा ही आइट्रेट होगा, लेकिन फर्स्ट फॉर लूप जब 1 दफ़ा आइट्रेट होगा, सेकंड फॉर लूप 2 दफ़ा आइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, देन इसकी जब सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो इनर फॉर लूप फिर 2 दफ़ा आइट्रेट होगा। ठीक है, लेट मी रन दिस प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन इट। सो डिस्प्ले द मैसेज 1 2 and 2 1। ठीक है, क्योंकि जब भी i और j की वैल्यू बराबर हो रही थी, व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज 1 एंड शुरू में i की वैल्यू 1 जब होगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, इट कम्स इनसाइड द लूप। और वहाँ पर एक और लूप है, इसने j की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 के साथ, इट चेक्स द कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएगा, चेक करेगा इफ i इज इक्वल टू j, यस i इज इक्वल टू j, बिकॉज i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। So it execute this continue statement। कंटिन्यू स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो printf स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द j++ स्टेटमेंट, वो लूप में ट्रांसफर हो जाएगा जो लूप की नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद, लूप का ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी आती है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो व्हेन दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट विल is executed, it will skip all the statement after the continue statement within that loop block or control, and the control will be transferred to the increment decrement part of that loop. ठीक है, it increment the value of j, now value of j is 2, so 2 is less than or equal to 3, condition is true. It comes inside the loop, check the condition if 1 is equal to 2, condition is false, it prints, वो क्या प्रिंट करेगा? I और j की वैल्यू। सो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, that will be printed on the screen. Then j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, it becomes 3 less than or equal to 2, condition is false। कंडीशन जब false होगी तो i, अब कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आएगा तो आउटर लूप में आ जाएगा, आउटर लूप में आने के बाद वो i को इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू। इनर लूप में आ जाएगा, इनर लूप में जब आएगा इट इनिशियलाइज, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है। अब इनर लूप में दोबारा आ रहा है, वो शुरू से आ रहा है, सो सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो आई j इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स कंडीशन है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, printf स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और आउटपुट में आपके पास प्रिंट होगा 2 and 1। ठीक है, उसके बाद j++ होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, इट विल कम इन द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जब आएगा तो चेक करेगा i की वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ i इज 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू। कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इट वोंट बी एग्जीक्यूटेड printf स्टेटमेंट। जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ j, द वैल्यू बिकम 3, द कंडीशन इन द लूप इज 3 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप, देन वो आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में आ जाएगा। इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i, और वैल्यू ऑफ i को जब इंक्रीमेंट करके हो जाएगी, इट बिकम्स 3। नाउ चेक द कंडीशन, लूप कंडीशन 3 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू आउटसाइड द लूप। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये जब भी i और j की वैल्यू सेम हो रही है उस चीज को प्रिंट नहीं कर रहा, और जब वैल्यू डिफरेंट हो रही है तो उस चीज को प्रिंट कर रहा है। लेट मी रन दैट प्रोग्राम अगेन, वॉच केयरफुली। सो यहाँ पर ये i की वैल्यू है 1, j 2 है, i 2 है, j 1 है, सो इसने 1 1 और 1 1 भी प्रिंट नहीं किया और 2 2 भी प्रिंट नहीं किया। ठीक है, इस तरह का कोई भी सीक्वेंस प्रिंट नहीं किया। दैट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जाम। अ डू व्हाइल लूप, do while loop is a post test repetition structure. The statement in the loop block are executed at least once whether the loop condition is true or false. So loop की condition true है या false है,
एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा. यू रिमेंबर द पोस्ट टेस्ट रेपिटेशन स्ट्रक्चर वी डिड इन द फ्लो चार्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने कहा था कि एक दफ़ा वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो लूप के अंदर आ रही हैं एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज कंडीशन उन इंस्ट्रक्शंस के बाद चेक की जा रही है. दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द लूप. डू व्हाइल लूप, do this, so do this and this and this while this condition is true. So this and this and this are C statements and here we have a condition. So जब तक ये condition true है उनको execute करता रहेगा, लेकिन first time वो इन तमाम statements को execute करेगा without checking the condition. ये condition true है या false है वो एक दफ़ा लाजमी execute करेगा. Let's see the flow chart. General form of the loop in the form of a flow chart. So you initialize the loop counter, this is the loop body, increment decrement loop counter, and then test. Test means condition. If the condition is true, you execute it again and again and again. If the condition is false, it comes outside the loop. Now let's see how the body of the loop or the block of the loop is executed at least once regardless of the condition. Now you can see this is the simple while loop and the condition is 4 is less than 1. This condition is true or false? 4 is less than 1. Of course this condition is false, so this message will not be printed on the screen. Now let's see another example, the same example with the do while loop. अब यहाँ पर सबसे पहले do this, that means it execute this statement hello there and then it check the condition. So ये जो second segment है प्रोग्राम का, इसमें ये मैसेज प्रिंट होगा hello there एक दफ़ा. उसके बाद वो कंडीशन देखेगा, कंडीशन false है, it comes outside the loop. So that's why do while loop में एक दफ़ा loop block लाजमी execute होता है regardless the condition is true or false. Let's see the example program. अब इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में हमारे पास ये फॉर लूप है और फॉर लूप में मैंने पहले भी बताया था जिस तरह if we won't specify any condition or any expression over here, that means that this loop is infinite loop. So इसमें तीनों नहीं है, so this loop is an infinite loop. अगर कंडीशन के पार्ट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे then this loop becomes infinite loop. So इस लूप का जो ब्रेक का है वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है when this break is statement will be executed, right? So the output of this program is, this is the break statement in the loop and this is the output in the program of the program, that is 2 and 5. So सबसे पहले I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, लूप की कोई कंडीशन नहीं है, so this loop will be executed infinite number of times. You check the value, this condition 1 is greater than 5, the condition is false. You comes to the else part and you execute this statement. Now what is this statement? This is equals to this, J is equal to J plus I. Now J is 1, I is 1, so value of J becomes 2. So J की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी. So the value of J is equal to 2, right? And then there's a printf statement और इस printf statement में हम क्या चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, हम J की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं. So 2 will be printed on the screen. So let me write 2 over here कि that is a screen and 2 will be the output. 2 will be the output, right? And then we have another statement and that statement is equals to this, that is I is equal to I plus J. So I plus is equal to J is a compound statement और इस statement को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I is equal to I plus J. Now the value of I will become I is equals to, so the previous value of I is 1, now 1 plus 2, value of J is 2, the value of I is 3. ठीक है. Then the next statement is I is equal to I plus J. I think ये जो statement है ये हमने यहाँ पर एक extra लिख दी है. Let me comment out this statement.
So this is the comments. So loop की पूरी body execute हो चुकी है. Now it comes again to the condition part, and there is no condition. It will check the if statement. If I is greater than 5, the condition is false. Condition false है, so break statement execute नहीं होगी. Else part में आएगा. It will compute the value of j. The value of j is now j is equal to j plus I. The value of j will become now 5 instead of 2. The value of j becomes 5. ठीक है. उसके बाद printf statement में आपने j की वैल्यू को प्रिंट किया, so 5 will be printed on the screen. And then you increment the value of I, and increment जब करेंगे I is equal to I plus j. That means कि value of I क्या हो जाएगी अब? I is 3, j is 5. So 3 plus 5 is 8. The value become 8 now. So आप इसको क्रॉस करें, this value become 8. Now मैंने पहले बताया था कि ये स्टेटमेंट आप कमेंट आउट कर दें. This is the same statement like this. So the last statement इसको मैंने कमेंट आउट कर दी है. Now it comes to the loop again and check the condition. Now the loop, there is no condition, so it comes inside the loop. So no condition means कि loop execute infinite number of times होगा. ठीक है, finite number of times नहीं होगा. So there is no condition. और infinite number of times होने का मतलब ये है कि you must have some other mechanism to exit from the loop. और वो other mechanism आपके पास ये break statement है, ये जब condition true होगी. Now value of I is 8, 8 greater than 5. Now this condition is true and the break statement will be executed and the control will transfer outside the loop. This is the end of our today's lecture. Let me summarize our today's lecture. In today's lecture, I gave you the introduction of the for loop, nested for loop. We have seen continuous statement, and continuous statement will allow us to transfer the control at the beginning of the loop without executing the statements that comes after the continuous statement, right? And the break statement, when executed inside the loop, it will break the execution of the loop and the control will be transferred to the statement that comes immediately after the loop block. Then I gave you the introduction of the do while loop. I recommend you to solve all the questions that are given at the end of the chapter. लेटर सी का जो लूप का चैप्टर है, इसके एंड पे जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें. एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट मी ईमेल और राइट द ईमेल टू TA. थैंक यू.